हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का इतिहास, यानी कि भारत का संवैधानिक इतिहास देखेंगे। चलिए देखते हैं। सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, भारतीय संविधान के विकास की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इस प्रकार है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपकी 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्राप्त करने के बाद संवैधानिक विकास की प्रक्रिया आरंभ हुई और यह धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य तक बढ़ती चली गई। और इसके तहत दोस्तों दो तरह का रहा। आपका एक तो रहा कंपनी के शासन के अधीन संवैधानिक विकास 1773 से 1858 तक, और दूसरा रहा आपका ब्रिटेन शासन के अधीन संवैधानिक विकास। ये रहा दोस्तों 1858 से 1947 तक। चलिए चलते हैं आगे। तो दोस्तों कंपनी के अधीन जो शासन था वो था आपका 1773। सबसे पहले जो आया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद आया आपका फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसके बाद आया आपका 1786 का अधिनियम। उसके बाद आया 1793 का एक्ट। फिर आया आपका 1813 का, फिर 1833 का, फिर 1853 का एक्ट आया। और ताज शासन के अधीन ये स्टार्ट होता है दोस्तों 1858 से ताज के अधीन शासन स्टार्ट होता है। 1858, 1861, 1892 और 1909 यह सब ताज के अधीन था। और आपका भारत शासन अधिनियम 1909, 1919 यह भी ताज के अधीन था। और आपका भारत शासन अधिनियम 1935 यह भी ताज के अधीन था। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ये लास्ट। भारत शासन अधिनियम 1947 दोस्तों ये ताज के अधीन सबसे लास्ट में आया था, भारत शासन अधिनियम 1947। इसी के बाद भारत आज़ाद हो गया। चलिए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत के संवैधानिक विकास का पहला मील का पत्थर था। उद्देश्य था दोस्तों एक कंपनी में व्याप्त कुशासन और भ्रष्टाचार को दूर करना। इसके माध्यम से ब्रिटिश संसद ने पहली बार भारत के मामलों में हस्तक्षेप किया और कंपनी के प्रशासन व राजनीतिक कार्यों को मान्यता दी। इस एक्ट को इंग्लैंड में PM लॉर्ड नॉर्थ थे जिस टाइम ये एक्ट आया था। इस एक्ट में मुख्य बातें थीं, भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। यहीं से दोस्तों भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। बंगाल का गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाने लगा और मुंबई और मद्रास के गवर्नर इसके अधीन कर दिए गए। और दोस्तों बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वार्रेन हेस्टिंग्स 20 अक्टूबर 1773 को बना। और इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में 1874 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। इसके जो मुख्य न्यायाधीश थे वह थे सर एलिजा इम्पे, और 3 अन्य न्यायाधीश थे जज चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइडेड। और दोस्तों इसके बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा के प्रांतों में सभी ब्रिटिश विषयों पर सर्वोच्च न्यायपालिका का दर्जा दिया गया। इसमें और प्रावधान था दोस्तों कंपनियों के कर्मचारियों पर निजी व्यापार करने के अलावा भारतीयों से उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंधित कर दिया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जरिए कंपनी का ब्रिटिश सरकार का स्वतंत्र नियंत्रण लागू रहा। कंपनी के लिए राजस्व, नागरिक व सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य थी। बंगाल के गवर्नर जनरल की सहायता हेतु एक 4 सदस्यीय कार्यपरिषद का गठन किया गया। इसके सदस्य जॉन क्लेवेरिंग, जॉर्ज मॉनसन और रिचर्ड बॉरवेल और फिलिप फ्रांसिस। और जबकि परिषद के गवर्नर जनरल को नेम और अध्यादेश व विनियम बनाने की शक्ति दी गई। अगला है दोस्तों एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1881। रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए 5 जुलाई 1781 को लाया गया।
डिलेक्ट्री एक्ट या अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 के नाम से जाना जाता है। इसके लाने का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन बनाना था। इसके अन्य प्रावधान हैं दोस्तों। इस एक्ट में मुख्य बात है कि कलकत्ता सरकार अब बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा में भी विधि बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी की गई। कंपनी के सेवक, गवर्नर जनरल और काउंसिल के अपने कार्य करने के लिए दौरान कार्रवाइयां हेतु सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। और राजस्व वसूली संबंधी मामले के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार नहीं रहे। और अदालत का ये अगला था आपका, अदालत का भौगोलिक अधिकार केवल कलकत्ता तक सीमित रह गया। इस अधिनियम में भारत के अधिकार क्षेत्र को परिभाषित किया करके कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का पहला प्रयास किया गया। अगला है दोस्तों 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत ब्रिटेन के पीएम विलियम पिट के नाम पर रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल और जिम्मेदार बनाने हेतु लाया गया। दोहरे प्रशासन का आरंभ हुआ। एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामले थे और जबकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था राजनीतिक मामले, यानी कि दोहरा प्रशासन आरंभ किया। कंपनी के पास व्यापार, इसमें दोस्तों कंपनी के पास व्यापारिक अधिकार और अपने स्वयं के अधिकारियों की नियुक्ति व बर्खास्ती का अधिकार था। और महत्वपूर्ण मामले गवर्नर जनरल परिषद के निर्णय को रद्द करने का अधिकार था। और गवर्नर जनरल भारत के सभी ब्रिटिश सैनिक कमांडर इन चीफ को बनाया गया। ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामलों और प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिला और कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसके बाद आया दोस्तों 1746 का एक्ट। इस एक्ट ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करने की अनुमति दी। कॉर्नवालिस ने भूमि न्याय और प्रशासन सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने हेतु जाना जाता है। वह पहली विशेष जिम्मेदारी पर कार्य करे और गवर्नर जनरल के विशेष परिस्थिति में अपनी, इसमें महत्वपूर्ण बात थी दोस्तों, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को रद्द करके खुद के गवर्नर जनरल की परिषद विशेष परिस्थिति में गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में परिषद के निर्णयों को रद्द करके खुद के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। इसका महत्वपूर्ण प्रावधान था। अगला है दोस्तों 1793 का एक्ट। 1793 में कंपनी के वाणिज्य व्यापार अधिकार को अगले 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस द्वारा काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिशासीय शक्ति का अधीन प्रावधान करने को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के साथ साथ प्रेसिडेंसी के गवर्नर जनरलों तक विस्तारित कर दिया गया। बम्बे गवर्नर जनरल को बम्बे और मद्रास की सरकारों पर अधिक नियंत्रणदायी शक्ति मिली। सभी सदस्य एवं कर्मचारियों को भुगतान भारतीय, यहाँ पर ये जो मेन प्रावधान किया गया था, सभी कर्मचारियों को भारतीय राजस्व से दिए जाना तय किया गया। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही। उनका जो खर्चा होता था, कर्मचारियों को पेंशन और जो भी सैलरी थी, वो सब भारतीय राजस्व से दिए जाने लगी। फिर आया दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। इसने कंपनी के अधिकारों को अगले 20 वर्ष हेतु नवनिर्वाचित किया। यह पहली बार ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में संवैधानिक स्थिति को परिभाषित किया। इसे ईस्ट इंडिया एक्ट 1813 के नाम से जाना जाता है। भारत में इसके तहत जो मेन प्रावधान थे दोस्तों, भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया और चाय और चीन के साथ व्यापारिक अधिकार को छोड़कर कुछ सीमाओं के साथ अब भी ब्रिटिश व्यापारी भारत में व्यापार कर सकते थे। ईसाई मिशनरियों, इसमें दूसरा जो मेन उद्देश्य था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक और नैतिक सुधारों की अनुमति दी गई। अगला था शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान दिया गया। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार की शुरुआत की गई।
कंपनी के क्षेत्रीय राजस्व सहित वाणिज्य लाभ नियंत्रण करने हेतु इन खातों को पृथक रखने का प्रावधान किया गया। कंपनी का लाभांश 5%। भारत में स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर वैट लगाने की शक्ति मिली। फिर आया दोस्तों 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसके तहत सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है दोस्तों। और इसे इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति का परिणाम था 1833 का चार्टर्ड एक्ट। इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों को समाप्त करके उसको विशुद्ध रूप से प्रशासनिक निकाय बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहलाने लगा। प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। इस एक्ट के तहत पहली बार सरकार द्वारा ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र पर पूर्ण नियंत्रण किया। गवर्नर जनरल को समूचे ब्रिटिश भारत के विधायी असीमित अधिकार मिले। वहीं मद्रास बम्बई के गवर्नरों को विधायी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। सिविल सेवकों की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को विरोधास्वरूप प्रावधान समाप्त करना पड़ा। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की नियुक्ति। इसमें नियुक्त होने वाले प्रथम विधायक के अध्यक्ष थे आपके मैकाले। भारत में दास प्रथा को विरोध घोषित किया गया। बेंटिक ने किया, यानी समाप्त कर दिया गया। गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश हेतु एक बाजार स्थापित करने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन 1853 का चार्टर्ड एक्ट। 1852 में सिलेक्ट कमेटी ऑन इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन किया गया। यहाँ से भारत में दोस्तों संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। इस एक्ट को लाने के दो अन्य कारण थे। राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा और बम्बे और मद्रास नेटिव एसोसिएशन का सरकार पर दबाव। इस समय भारत के जो वायसराय थे वह थे दोस्तों गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे भारत के उस समय। इसमें मुख्य प्रावधान थे गवर्नर जनरल की परिषद में विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत 6 विधान परिषदों की नियुक्ति कर भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया और छोटी संसद की भांति कार्य किया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। कंपनी के उच्च पदों की प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरने हेतु 1854 में मैकाले समिति का गठन कर सिविल सेवा में भारतीयों की नियुक्ति शुरू हुई और कंपनी से लेकर ब्रिटिश भारतीय राज्य के कब्जे को रूपांतरित करने की शुरुआत हुई। हालांकि निश्चित समय निर्धारण नहीं हुआ। गवर्नर जनरल को बंगाल के प्रशासनिक कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया। इसके तहत पहली बार भारत में केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना का प्रतिनिधित्व शुरू हुआ। इसके लिए 6 सदस्य में से 4 को बंगाल, मद्रास और बम्बई और आगरा प्रेसिडेंसी के प्रांतीय सरकारों द्वारा चुना जाना था। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारतीय शासन महारानी विक्टोरिया के अधीन आ गया। यहाँ से 1857 के विद्रोह के बाद पारित हुआ है। इसका उद्देश्य था प्रशासनिक मशीनरी में सुधार। इसके तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर गवर्नर जनरल क्षेत्र व राजस्व संबंधी शक्तियाँ ब्रिटिश राजशाही को सौंप दी गईं। भारत शासन अधिनियम 1858 में निम्न प्रावधान थे। गवर्नर जनरल अब भारत का वायसराय बनाया गया। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। वायसराय भारत के ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व था। नियंत्रक बोर्ड व निदेशक बोर्ड को समाप्त कर भारत में द्वैध शासन प्रणाली का अंत करके इसके आधार पर भारत में राजस्व सचिव को दिया गया। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई और 15 सदस्यीय मंत्रिपरिषद सृजित की गई। एक निगमित निकाय के रूप में इसका अध्यक्ष होता था भारत सचिव। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया यहाँ से 1857 की क्रांति के बाद 1858 में मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया।
भारत परिषद अधिनियम 1861 सत्ता के विकेंद्रीकरण तथा भारत के सहयोग हेतु यह एक एक्ट लाया गया। भारत में दोस्तों भारत सरकार की मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया गया। कानून बनाने की प्रक्रिया भारतीय प्रतिनिधियों को गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल करना। इसके तहत वायसराय कैनिंग द्वारा 1862 में 3 भारतीयों बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में नामांकित किया गया। बिना काउंसिलिंग की संस्तुति के वायसराय को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया। 6 माह की अवधि के लिए पोर्टफोलियो सिस्टम विभागीय प्रणाली की शुरुआत लॉर्ड कैनिंग के समय में 1859 में हुई थी। दोस्तों मद्रास बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कानून बनाने की शक्ति वापस कर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। वायसराय को बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत, पंजाब में विधान परिषद शासित करने की शक्ति 1862, 1866 और 1897 में इनका विकास हुआ। भारत परिषद अधिनियम 1892 इसमें निम्न प्रावधान थे। इसका मेन प्रावधान था अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन पद्धति की शुरुआत की गई। निर्वाचित सदस्यों को मनोनीत की संज्ञा दी गई। चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं। दूसरा था विधान परिषद पर बजट पर बहस करने का और कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने का अधिकृत कर दिया गया। केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी। बहुमत सरकारी सदस्यों का ही रहा। केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों को वायसराय नामांकित करता था। अगला है दोस्तों 1873 में इस अधिनियम के तहत 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। यानी कि 1873 के तहत 1 जनवरी 1984 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया। शाही उपाधि अधिनियम 1876 इसके तहत 28 अप्रैल 1876 को भारत की साम्राज्य की और महारानी विक्टोरिया घोषित कर दी गई 1876 से, जबकि कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया 1 जनवरी 1884 को। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों। अगला भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण है। माले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है इसे दोस्तों माले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड माले भारत के राज सचिव थे, जबकि मिंटो भारत के वायसराय थे। राजेंद्र प्रसाद ने मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा है। इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान यही था कि यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। गांधी जी ने इस एक्ट को सर्वनाश कर देने वाला एक्ट कहा है। मुख्य बातें थी भारत को कार्यकारी परिषद में नियुक्ति सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा इसका मेन था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में वैध सदस्य के रूप में नियुक्त हुए। केंद्रीय व प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। विधान परिषद केंद्र व प्रांत में पहली बार अनुपूरक प्रश्न पूछने और बजट पर संकल्प करने मत देने का अधिकार मिला। पृथक निर्वाचन के आधार पर इसमें मेन प्रावधान था दोस्तों। प्रथम निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों हेतु सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया, यानी मुस्लिम सदस्यों का चुनाव अब मुस्लिम मतदाता ही कर सकते हैं। प्रेसिडेंसी, कॉर्पोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स आदि को अलग प्रतिनिधित्व चुने गए। भारत परिषद अधिनियम 1909 इसको दोस्तों माले मिंटो चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाने जाता है। मोंटेगो भारत के राज सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय थे। उद्देश्य भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इस अधिनियम की समीक्षा हेतु 10 साल बाद एक आयोग का गठन नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया। अंग्रेजों द्वारा भारत में स्वशासन लागू करने का पहला प्रयास किया गया। इसके तहत इसमें दोस्तों मेन प्रावधान थे। पहली बार केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, वर्तमान राज्यसभा लोकसभा की तरह। राज्य परिषद में सदस्य संख्या 60 और कार्यकाल 5 वर्ष, जबकि केंद्रीय
विधान परिषद में सदस्य संख्या 144 और कार्यकाल 3 वर्ष था। केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम हुआ। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, हस्तांतरित और आरक्षित विषय से द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत माना गया। प्रांतों में द्वैध शासन का जनक लियोनस कार्टेस को माना जाता है। पहली बार दोस्तों यहाँ से प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संपत्ति वो भी सीमित था। संपत्ति कर और शिक्षा के आधार पर सीमित भारतीयों को जनता को मताधिकार का अधिकार मिला। संप्रदाय का आधार पर और दोस्तों इसके तहत संप्रदाय का आधार पर सिखों, ईसाइयों और अंगल भारतीय और यूरोपियों को पृथक निर्वाचन के दायरे में लाया गया। पहली बार केंद्रीय बजट को इसके तहत दोस्तों पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। लोक सेवा आयोग का गठन प्रावधान ली आयोग 1923-24 की सिफारिशों पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। पहली बार लंदन में भारत के उच्चायोग को कार्यालय की स्थापना की गई दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भारतीय परिषद अधिनियम 1935 की बात करते हैं। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद लाया गया तो 1935 में बनाई गई समिति लाल लेथ्यांगो थे इसके अध्यक्ष। इस अधिनियम में ये सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों, 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचियाँ थी। इसमें अधिकांश आज़ादी के बाद भारतीय संविधान में अपना लिया गया। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी इसके तहत, जिसमें ब्रिटिश प्रांत अनिवार्य, रियासतें स्वैच्छिक शामिल होंगी, लेकिन रियासतों के शामिल न होने पर यह संघीय व्यवस्था के कभी अस्तित्व में नहीं आएंगी। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर केंद्र में इस प्रणाली की शुरुआत की गई दोस्तों। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। इसके तहत संघ सूची, राज सूची और संपत्ति सूची के आधार पर शक्तियों का बंटवारा किया गया और अवशिष्ट शक्तियों को वायसराय को दे दी गई। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इसके तहत उच्चतम संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। 1937 में स्थापित हुई। हालांकि यह अंतिम शक्ति प्रेवियस काउंसिल लंदन के पास थी। 1858 द्वारा स्थापित भारत शासन एक्ट की समाप्ति। मताधिकार का यहाँ से दोस्तों 1935 के तहत विस्तार कर दिया गया। लगभग 10% आबादी इसके तहत कवर कर ली गई। अगला प्रावधान था दोस्तों सांप्रदायिक निर्वाचन के विस्तार के जरिए दलितों, महिलाओं और मजदूर वर्गों को भी शामिल किया गया। 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम में की गई। देश में मुद्रा शाखा नियंत्रण हेतु रिजर्व बैंक की स्थापना एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। और यूपीएससी और प्रांतीय सेवाओं की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1936 में उड़ीसा का निर्माण हुआ और बर्मा से भारत को अलग 1937 में किया गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोस्तों ये महत्वपूर्ण है। इसको 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान पेश हुआ। इसे 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तावित किया गया और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन से पारित हुआ और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड से पारित हुआ और 18 जुलाई 1947 को सम्राट के हस्ताक्षर हुए। वायसराय पद और ब्रिटिश में भारत सचिव पद की समाप्ति की गई। शाही उपाधियों से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन राज्यों का गठन किया गया। इसके गवर्नर जनरल पद हेतु सर्जन माउंटबेटन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने, जबकि जिन्ना पाकिस्तान के। सत्ता का उत्तरदायित्व इन डोमिनियन को ही संविधान सभा करेगी, जबकि
जब तक ये संभावना नए संविधान का निर्माण ना कर लें तब तक संसद के रूप में संविधान सभा कार्य करती रहेगी। भारतीय रियासत चाहे तो ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान था, भारतीय रियासत चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाक डोमिनियन के साथ मिल सकती हैं या स्वतंत्र रह सकती हैं। दोस्तों अगला महत्वपूर्ण है भारतीय संविधान सभा। दोस्तों भारतीय संविधान सभा का जो गठन किया गया था वह था कैबिनेट मिशन प्लान के तहत 1946 में किया गया था। अप्रत्यक्ष रूप से और 10 लाख की जनसंख्या पर जो है एक सदस्य चुन के आना था। और दोस्तों इसके सदस्य थे 389 इसमें सदस्य थे। ब्रिटिश भारत से 296 थे, 93 देशी रियासतों से थे और 15 महिला थी। और 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई और इसके पदाधिकारी थे अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपाध्यक्ष थे एस.सी. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार थे दोस्तों बी.एन.आर. राव। और उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किए गए थे दोस्तों, पेश किए गए थे 13 दिसंबर 1946 को और पेशकर्ता थे जवाहरलाल नेहरू और पारित किए गए थे 22 जनवरी 1947 को। अंतिम बैठक हुई थी दोस्तों इसकी 24 जनवरी 1950 को और इसी दिन इसे लागू कर दिया गया। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।